नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो हमेशा एक पहेली, एक पैराडॉक्स बने रहें। एक तरफ दुनिया उन्हें उस शानदार और विजनरी अर्थशास्त्री के रूप में जानती है जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की तकदीर बदल कर रख दी, और दूसरी तरफ एक ऐसे नेता के रूप में जिन पर अक्सर अत्यधिक शांत रहने और राजनीतिक दबावों के आगे झुकने का आरोप लगा। तो असल सच क्या है? क्या इतिहास उन्हें एक महान अर्थशास्त्री के रूप में याद रखेगा या महज एक खामोश नेता के रूप में? आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है 1991 से। एक बेहद शक्तिशाली विचार। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। 1991 के अपने ऐतिहासिक बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो के इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। सच मानिए, ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये एक नए, आधुनिक और अजेय भारत की आर्थिक क्रांति का एक बहुत बड़ा शंखनाद था। तो चलिए सबसे पहले आधुनिक भारत के इस वास्तुकार के शुरुआती सफर को समझते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर सिंह अचानक से राजनीति के मंच पर नहीं आए थे। 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने से लेकर 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर योजना आयोग के प्रमुख तक उन्होंने भारत के शीर्ष वित्तीय संस्थानों में दशकों तक काम किया था। उनके पास वो डीप टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज थी जिसकी देश को एक अभूतपूर्व संकट के समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। और वो संकट जल्द ही सामने आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने की वो सबसे बड़ी चुनौती। 1991 के उस भयानक संकट की हकीकत सच में बहुत डराने वाली थी। देश के पास केवल 15 से 20 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। भारत पूरी तरह से वित्तीय पतन के कगार पर खड़ा था। हालात इतने हताश करने वाले हो गए थे कि देश को अपना 20 टन सोना तक गिरवी रखना पड़ा और बेचना पड़ा, जबकि महंगाई आसमान छू रही थी। ये एक ऐसा समय था जब पूरे देश की सांसें सचमुच थमी हुई थीं। और ठीक इसी मोड़ पर डॉक्टर सिंह ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने दशकों से चले आ रहे उस लाइसेंस राज को खत्म किया जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। भारतीय बाजारों के दरवाजे खोले गए और भारत को ग्लोबल ट्रेड के साथ जोड़ दिया गया। ये कोई साधारण नीति नहीं थी, ये एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था को तेजी से आधुनिक बनाने का सबसे साहसिक और मास्टर स्ट्रोक कदम था। इस आर्थिक उदारीकरण की सफलता के नतीजे कोई किताबी बातें नहीं थीं, ये तुरंत जमीन पर दिखने लगे। 1991-92 में जो जीडीपी विकास दर मात्र 1.1% पर रेंग रही थी, वो इन सुधारों के तुरंत बाद 1992-93 में उछलकर सीधे 5.1% हो गई। ये उस बड़े फैसले का सबसे त्वरित और शानदार प्रमाण था। लेकिन इन नीतियों का असर सिर्फ चार्ट्स और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। इसका सबसे गहरा असर इंसानी जिंदगियों पर पड़ा। गरीबी, जो 1993 में 36% के खतरनाक स्तर पर थी, वो साल 2000 तक गिरकर 26.1% पर आ गई। इन सुधारों ने करोड़ों लोगों को सचमुच गरीबी रेखा से बाहर निकाला। एक अर्थशास्त्री के रूप में ये शायद उनकी सबसे बड़ी विजय थी। खैर, अब कहानी सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं रही, बल्कि एक राजनेता के विजय अभियान की भी बन गई। साल 2004 में भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने जिन्होंने यूपीए गठबंधन का नेतृत्व किया। यह केवल एक राजनीतिक कुर्सी नहीं थी, भारत जैसे विविधताओं वाले देश के लिए यह एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक क्षण था। उनके पहले कार्यकाल के फैसलों ने आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने का एक मजबूत प्रयास किया। मनरेगा, एमजीएनआरईजीए के जरिए ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित किया गया। आरटीआई लाकर शासन में पारदर्शिता की नींव रखी गई और एनआरएचएम के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा सुधारा गया। इन सभी योजनाओं का एक ही लक्ष्य था, गरीबी की कठोरता को आम आदमी के लिए कम करना। और फिर आती है उनकी शायद सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, 2008 का इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। भारी घरेलू राजनीतिक विरोध था, यहां तक कि अपनी ही सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा था। फिर भी डॉक्टर सिंह इस समझौते पर डटे रहे। इस एक कदम ने न केवल भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इतना ही नहीं,
2008 में जब पूरी दुनिया एक भयंकर वित्तीय संकट से जूझ रही थी और वैश्विक शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब भारत ने 6.7% की मजबूत विकास दर बनाए रखी। बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन का इस्तेमाल करके उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उस वैश्विक मंदी की लहर से एक मजबूत ढाल की तरह बचा लिया। अब इससे पहले कि हम उनके दूसरे कार्यकाल के उस तूफानी दौर और जटिल विवादों की ओर बढ़ें, इतिहास को आकार देने वाले ऐसे ही शानदार विषयों और शख्सियतों पर गहन विश्लेषण देखने के लिए करंट डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं उनके उस रूप की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। आलोचकों ने हमेशा उन पर जरूरत से ज्यादा चुप रहने और कमजोर होने का आरोप लगाया, लेकिन साल 2018 में अपनी किताबों के विमोचन के दौरान डॉक्टर सिंह ने एक बेहद दुर्लभ और तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं मैं एक खामोश प्रधानमंत्री था, मुझे लगता है कि मेरी ये किताबें खुद बोलती हैं। उन्होंने साफ किया कि वे कभी भी प्रेस या कठिन सवालों से नहीं भागते थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनके दूसरे कार्यकाल में गठबंधन, गहरे संकट और गंभीर घोटालों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। 2009 के बाद यानी यूपीए 2 के कार्यकाल में आर्थिक गति साफ तौर पर धीमी पड़ने लगी। महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा, राजकोषीय घाटा चौड़ा होने लगा, मतलब सरकार की कमाई से ज्यादा उसके खर्चे बढ़ने लगे और सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस या नीतिगत पंगुता के बहुत गंभीर आरोप लगने लगे। जो अर्थव्यवस्था पहले तेजी से दौड़ रही थी, वो अब लड़खड़ाती हुई महसूस होने लगी। यूपीए 2 का यह दौर एक गहरे विरोधाभास को सामने रखता है। एक तरफ सामाजिक कल्याण और अधिकारों के विस्तार की निरंतर कोशिशें चल रही थीं, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन जैसे हाई प्रोफाइल घोटालों ने सरकार की छवि को अंदर तक हिला दिया। भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन उनके नेतृत्व की मजबूती पर गहरे सवाल जरूर खड़े कर दिए। डॉक्टर सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में बहुत बड़े और कड़े सुधार चाहते थे, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की जटिल मजबूरी ने उन्हें कई बार समझौते करने पर मजबूर किया, और बस इसी बात ने एक कमजोर और निर्णय न ले पाने वाली सरकार की धारणा को जन्म दे दिया। तो इन सब के बाद उनकी विरासत को किस तरह देखा जाए? ये वाकई एक जटिल और स्थायी विरासत है। तमाम विवादों के बावजूद उनके नेतृत्व के 10 सालों का एक अकाट्य सत्य ये भी है, 2004 में भारत की जीडीपी $618 बिलियन थी, जो 2014 तक बढ़कर $1.86 ट्रिलियन हो चुकी थी। विदेशी निवेश में भारी उछाल आया और दुनिया भर में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की साख बेहद मजबूत हुई। इन आंकड़ों को कोई भी झुठला नहीं सकता। और ठीक यहीं से जन्म होता है द मनमोहन पैराडॉक्स का। ये दो बिल्कुल अलग छवियां हैं। एक वो निडर और दूरदर्शी इंसान जिसने देश में एक अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति ला दी, और दूसरा वो बेहद सतर्क राजनेता जो गठबंधन की गतिशीलता और राजनीति की बेड़ियों में हमेशा बंधा रहा। ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा और गहरा सबक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और दूरदर्शी अर्थशास्त्र के बीच हमेशा एक कड़ा संघर्ष होता ही है। ये पूरा विश्लेषण अंततः एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करता है। आने वाले कल का इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? क्या इतिहास एक राजनेता की खामोशी और उन विवादों को याद रखेगा, या उस विशाल आर्थिक क्रांति की दहाड़ को जिसे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया था? सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई दशकों तक तलाशा जाता रहेगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।